हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मैथ के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। और वो भी पेपर सेकंड वालों के लिए। भाई पेपर 2 वालों के लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ओके। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां है। इससे पहले हम लोग 6 प्रैक्टिस सेट मैथ का सॉल्व कर चुके हैं। और जो लोग मैथ के पिछले प्रैक्टिस सेट को सॉल्व नहीं किए हैं वे लोग जाएँ मैथ के पिछले प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करें, ओके। हम लोग जानते हैं हम लोगों के सामने सीटेट का परीक्षा मतलब सीटेट का एग्ज़ाम सामने है और हम लोगों को भर भर के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। और जो कि हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस, और 2011 से लेकर 2024 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करेंगे विथ डिटेल सॉल्यूशन, ओके। तो 7 जुलाई को हम लोगों का सीटेट का एग्ज़ाम है, तो हम लोग जी भर के प्रैक्टिस करेंगे। 2011 से लेकर 2024 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे, ओके। और आपको एक बात कहना चाहते हैं, अब आपको मैथ के इजी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। इजी टू हार्ड प्रैक्टिस, ठीक है। अब हम लोग इजी जितना करना था कर चुके, अब धीरे धीरे हम लोग हार्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस का लेवल बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन भी हार्ड होते जाएंगे। हार्ड मतलब कि टफ क्वेश्चन भाई। तो अब आप लोग तैयार हो जाइए हार्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि ये जो हार्ड क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उससे भी हार्ड क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। इसलिए हमें इजी क्वेश्चन पर ही फोकस नहीं करना है, हार्ड क्वेश्चन भी करना है, ठीक है। और वैसे भी ये प्रैक्टिस सेट जो ना हमेशा काम आने वाला है भाई, 2024 ही नहीं 2025, 26, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता, ठीक है भाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इसे आप सॉल्व करोगे तो आपका ज्ञान, नॉलेज, अनुभव सब कुछ बढ़ेगा भाई, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट का तरीका आपको पता चल जाएगा, कैसे टाइम मैनेजमेंट होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है। बताइए भाई कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है इसमें। मापना, साकार कल्पना करना, अनुमान लगाना, कंठस्थ करना। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है, कंठस्थ करना, ठीक है। मापना, साकार कल्पना करना तथा अनुमान लगाना ये सभी गणितीय प्रक्रिया हैं, जबकि कंठस्थ यानी रटना या याद करना गणितीय प्रक्रिया नहीं है भाई, ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित उन परिस्थितियों में पनपता है जबकि क्या भाई बच्चे एक साथ सूत्रों का अभ्यास करते हैं और उन पर परीक्षा में प्रदर्शन करने का दबाव होता है, या फिर गणित बच्चों के जीवन के अनुभवों का हिस्सा हो जाए, या फिर दैनिक अभ्यास से बच्चों को सभी संकल्पनाएं सीखने के लिए विवश किया जाए, या फिर बच्चे सुनते हैं और अध्यापक सक्रियता से व्याख्या करता है। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, गणित बच्चों के जीवन के अनुभवों का हिस्सा हो जाए, ओके। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित उन परिस्थितियों में पनपता है जब गणित बच्चों के जीवन के अनुभवों का हिस्सा हो जाए। जब बच्चों के जीवन में ऐसी घटनाएं हो जाएं, मतलब जब बच्चों के जीवन में ऐसी घटनाएं हों जहां पर वे उस समस्या का तर्कपूर्ण ढंग से समाधान करने के लिए प्रेरित हों तथा उस समस्या का अर्थपूर्ण समाधान निकालें, ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए कक्षा 6 के अध्यापक ने रचनात्मक यानी फॉर्मेटिव मूल्यांकन या फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट को या फिर शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं भाई, कार्य के वाद विवाद का विषय दिया।
हिंदू अरेबिक संख्याएं रोमन संख्याओं से अधिक प्रभावशाली हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट के इस क्रियाकलाप का उद्देश्य मूल्यांकन करना है। क्या मूल्यांकन करना है भाई, बताइए। समझ का, जानकारी का, रचनात्मकता या विश्लेषणात्मकता का। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, विश्लेषणात्मकता। ठीक है। अध्यापक द्वारा कक्षा 6 के दिए गए वाद विवाद के विषय का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे किसी निश्चित उत्तर यानी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आपस में जितना हो सके विश्लेषण करें। इससे सभी बच्चों के विचार प्रकट हो सकेंगे। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, गणित के कक्षा में महत्व दिया जाता है। गणित के कक्षा में किसे महत्व दिया जाता है भाई, बताइए। गणितीय एल्गोरिथम यानी परिकलन प्रक्रिया और प्रणाली पर, या फिर गणितीय विषय पर, या फिर गणितीय विषय प्रक्रिया और तर्क पर, या फिर समस्या समाधान की युक्तियों पर। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, गणितीय विषय प्रक्रिया और तर्क पर। ओके, गणित के कक्षा में गणितीय विषय, उसकी प्रक्रिया एवं तर्क पर विशेष जोर दिया जाता है। इन सभी प्रक्रियाओं से गणित विषय बच्चों पर विशेष प्रभाव प्रकट करता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन भारी भरकम क्वेश्चन है भाई, देखते हैं। अध्यापक ने विद्यार्थियों को बट्टे छूट पर आधारित निम्नलिखित समस्या हल करने के लिए दी। एक कमीज और स्वेटर के अंकित मूल्य क्रमशः 200 और 300 हैं और कमीज व स्वेटर पर बट्टा क्रमशः 20% और 12%। बिल तैयार करते समय गलती से दुकानदार ने इन वस्तुओं के बट्टे की अदला बदली कर दी। बिल मिलाने पर हमीदा ने इस गलती को देखा और दुकानदार को उचित मूल्य दिया। हमीदा ने दुकानदार को कितनी मुद्रा दी? इस प्रश्न से शिक्षक किन मूल्यों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है? बताइए भाई, सहानुभूति, संवेदनशीलता, ईमानदारी, सहकारिता। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, ईमानदारी। ओके, अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को बट्टे पर आधारित इस समस्या से शिक्षक बच्चों में ईमानदारी का भाव प्रकट करना चाहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, 6/7, 8/9, 9/10 और 7/8 में सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का अंतर है क्या है भाई? बताइए। चलिए भिन्न निकालते हैं, उसके बाद ही पता चलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर निकालते हैं भाई, 1 मिनट। देखिए, पहला है 6/7। ठीक है, भाग दीजिए, जाएगा नहीं 7 से, तो दशमलव लगाएंगे 8, 5, 7, 1। ठीक है, इतना आ जाएगा भाई। सबसे छोटा भिन्न है, छोटा भिन्न। नोट करते हुए चलिएगा आप लोग। और उसके बाद फिर जो है 8/9 आ जाएगा। ठीक है, भाग दे दीजिए, आपका आ जाएगा दशमलव में 8, 8, 8, 8। ठीक है, इतना आ जाएगा। हम भाई एक बार सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, दोबारा आपको बता रहे हैं, इसलिए हमको ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी और आप लोग भी सॉल्व करिए। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। देखिए, 9/10
10 भाग दीजिए भाई, आपका आ जाएगा 0.9। ठीक है, समझ रहे हैं ना कहाँ से आ रहा है। 10 से 9 में भाग जाएगा नहीं तो दशमलव लगेगा, दशमलव लगेगा तो 0 बढ़ेगा, तो 9 के आगे 0 लग जाएगा, तो 10 9 आए 90। ठीक है, ऐसे है। आगे देखते हैं। और दूसरा है, देखिए 7/8 है, सेम प्रोसेस वही होगा। अब इसमें जो है आपका आ जाएगा 0.875। ओके, अब अतः 9 और 10, ठीक है, 9 और 10 माइनस 6/7, मतलब 9/10 है भाई, 9 और 10 मत समझिएगा, बराबर 7 9 63 माइनस 10 छक्का 60 अपान 10 सत्ते 70। ठीक है, समझ में आया कैसे हुआ। देखिए 7 9 63, 10 छक्का 60 और 10 सत्ते 70। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 63 में से 60 घट जाएगा, 3 बचेगा और आपका आ जाएगा 3/70। ओके, यही आपका आंसर है। तो आंसर कहाँ है भाई, ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं सब भाई इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, सब एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, बिल्कुल स्किप मत करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, आपके मित्रों का भी भला करना सोचिए आप लोग। आपके वीडियो शेयर करने से आपके मित्र का भी भला हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। आगे देखते हैं। देखिए यस बराबर 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 - 8 ... प्लस 49 - 50 यस का योज्य प्रतिलोम है। क्या है भाई, निकालते हैं योज्य प्रतिलोम। देखिए यहाँ पर योज्य प्रतिलोम प्राप्त करने के लिए श्रेणी क्रम की पुनर्व्यवस्था करते हैं भाई। देखिए यस बराबर 1 + 3 + 5 प्लस वाले को एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, माइनस वाले को एक ब्रैकेट में। ठीक है, +7 + 9 ... प्लस 49। ओके, एक ब्रैकेट में। और इसके बाद देखिए यहाँ स्लाइड कम है भाई, यहाँ प्लस, उसके बाद यहाँ पर देखिए -2 -4 -6 -8 -10 ... 50। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग। प्लस वाले अंक को एक ब्रैकेट में कर लिए, माइनस वाले अंक को एक ब्रैकेट में। ठीक है, अब हम 2 के सर्वांतर के साथ समांतर श्रेणी प्राप्त करते हैं, समांतर श्रेणी के योग का सूत्र प्रयुक्त करने पर। ठीक है, क्या है भाई, समांतर श्रेणी के योग का सूत्र क्या है। देखिए आप लोग नोट करते हुए चलिएगा भाई, क्योंकि हम इरेज करते हुए चलेंगे, हमारे पास ज़्यादा जगह नहीं है। ओके, देखिए यस बराबर n/2 × a + l। ठीक है, तो इसमें a जो है ना, a बराबर पहला पद, a बराबर पहला पद और यल बराबर अंतिम पद, यल बराबर अंतिम पद। ओके,
है और n बराबर प्रत्येक समांतर श्रेणी में 25 पद हैं। ठीक है, n बराबर प्रत्येक समांतर श्रेणी में 25 पद हैं, है ना। अरे भाई प्लस प्लस वालों को 50 तक संख्याएं हैं तो 25-25 तो होंगे ही, प्लस वालों को अलग किए हैं, माइनस वालों को अलग किए हैं, तो n बराबर प्रत्येक समांतर श्रेणी में 25 पद हैं, 25 पद। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए यस बराबर, फार्मूला याद है ना, n बराबर 25 था ना, 25/2। ठीक है, 25/2 इंटू 1 + 49। ओके, समझ में आया, प्लस वाला पोर्शन है, माइनस 25/2 इंटू 2 + 50। ठीक है, 2 + 50। ओके, इतना हो गया। अब देखिए आगे, क्योंकि दूसरी समांतर श्रेणी में सभी ऋणात्मक पद हैं। ठीक, अब क्या होगा, 25 50/2। ठीक है, और माइनस 25 ब्रैकेट में 52 एक मिनट भाई, 52/2। इतना हो गया। समझ में आ रहा है ना कैसे आ रहा है भाई। देखिए 25 और 1 + 49 बराबर 50, तो 25 × 50/2। वैसे ही यहाँ पर भी है 25 × 50 = 52/2। ठीक है, अब उसके बाद फिर देखिए 25 × 25। ठीक है, 25 × 25, अरे भाई भाग दे देंगे तो आ जाएगा ना उतना। देखिए 25 × 25 माइनस 25 × 26। इतना समझ में आया। अब बराबर 25 - 1 बराबर -25 के। अब योज्य प्रतिलोम एक विपरीत चिन्ह के साथ समान संख्या। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए -25 बराबर 25 के, यही आपका आंसर है भाई। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यदि a बराबर 3 की पावर 129, 5 की पावर 128, 7 की पावर 22 और b बराबर 3 की पावर 129 गुणे 5 की पावर 128 गुणे 7 की पावर 21, c बराबर 3 की पावर 127 इंटू 5 की पावर 128 इंटू 7 की पावर 23 और d बराबर 3 की पावर 127 गुणे इंटू कुछ भी कहो भाई, गुणे का इंटू का मतलब भी गुणा होता है। 5 का पावर 128 गुणे 7 की पावर 24 है। तब a b c और d का मासा है। क्या है भाई, a b c d का मासा क्या है बताइए भाई, जल्दी बताइए आप लोग। ए बी सी डी का मासा क्या है। देखिए यहाँ पर देखिए
देखिए a बराबर 3 की पावर 127, ठीक है, गुणे 5 की पावर 128 गुणे 7 की पावर 21। अब b बराबर 3 की पावर 129 गुणे 5 की पावर 128 भाई, 5 की पावर 128 गुणे 7 की पावर 21 और c बराबर 3 गुणे बोल रहे हैं, क्या ही बताएं, 3 की पावर 127 गुणे 5, ठीक है, 5 की पावर 128 गुणे 7 की पावर 23, ठीक है, और d बराबर 3 की पावर 127 गुणे 5 की पावर 128 गुणे 7 की पावर 24 भाई। देखिए अब आ जाएगा आपका 3 की पावर 127 इंटू 5 की पावर 128 इंटू 7 की पावर 21, ठीक है, ये हो गया HCF, ओके। HCF बराबर, समझ में आया आपको कि जिन अंकों का आवृत्ति बार बार हुई है उसी को लिया गया, ठीक है। देखिए इसमें 3 की पावर 127, 3 की पावर 127 तीनों में, ठीक है, 3 में मतलब A में है, C में है, D में है, ठीक है, तो उसको लिया गया। उसके बाद फिर यहाँ देखिए 5 की पावर 128, 5 की पावर 128, 5 की पावर 128, 5 की पावर 128 सब में है तो उसको लिया गया। और देखिए 7 की पावर 21, 7 की पावर 21 A और B दोनों में है, इसलिए 7 की पावर 21 लिया गया, ठीक है। यही आपका मासा है, ओके, कॉमन फैक्टर। आगे देखते, आप लोग जानते हैं कॉमन फैक्टर, ठीक है, जो कॉमन रहेगा वही हम लोग उसी को लेंगे ना, कॉमन फैक्टर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा भाई, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है 3 अंडर रूट माइनस 2300 इंटू 3 अंडर रूट 5290 या फिर 5290 का मान है। क्या है भाई 5290 का मान? चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 3 अंडर रूट, इसको तोड़ दीजिए भाई, कितने से गुणा कर, कितने से कितने में गुणा किया जाए कि 2300 आ जाए, ठीक है, 2300 आ जाए तो -23 गुणे 100, 23 -2300 को 2300 को बोल रहे हैं भाई, -23 को 100 में गुणा करने पर 2300 आ जाएंगे। फिर ये दूसरा अंक है 5290, अब उसमें कितनी संख्या से गुणा किया जाए कि 5290 भाई 5290 नहीं 5290 आ जाए, बताइए भाई
तो गुणा करते हैं, देखिए 1 मिनट, 529 गुणे 10, ठीक, 529 का 10 से गुणा करेंगे तो आपका 5290 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके आगे देखिए 3 अंडर रूट -23 इंटू -23 का वर्ग, ओके, गुणे 10 का क्यूब, ठीक है, कर सकते हैं ना भाई, इतना हो गया। अब देखते हैं अगला स्टेप, देखिए थ्री अंडर रूट -23 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3, ओके। अब अंडर रूट हटेगा, पावर ख़त्म, अंडर रूट हटा, -23 गुणे 10 बराबर -230, ठीक है, -230, यही आपका आंसर आ गया भाई। आपका आंसर आ गया -230, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए जबकि a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर 0 है तो 2 की पावर a का होल पावर bc अपान 5 का पावर b होल अपान ac का मान क्या है भाई, बताइए इसका मान क्या है। इसका तो ऑप्शन ही गायब है भाई, क्या ही बताएं। चलिए कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए देखिए 2 की पावर a, ठीक है, इसका होल पावर bc अपान 5 की पावर b, इसका होल पावर ac बराबर 2 की पावर a है ना, तो a बराबर कितना है, 2 है ना, तो 2 की पावर, 1 मिनट भाई, 2 की पावर 2 इंटू bc बराबर कितना था क्वेश्चन में, b बराबर कितना था 3 गुणे c बराबर कितना था भाई 0, ठीक है, अपान 5 की पावर b था ना, b बराबर कितना भाई, b बराबर 3 है, ठीक है, और होल का पावर ac था ना, ac a बराबर कितना है 2, c बराबर 0, तो 2 इंटू 0। अब 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 4 मतलब, अरे भाई ये 2 का पावर है ना, 2 का पावर 2, 2 दूना 4 अपान 5 25 पंजे 125, ठीक है, 125 आ गया, 125, दोनों की पावर 0 हो गया भाई। अब 1/1 बराबर 1। आपको बता दें किसी चर या अचर संख्या पर घात 0 होने पर उस संख्या का मान सदैव 1 होता है, ठीक है, इसीलिए 1 आ गया भाई, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर देखिए कौन है, ऑप्शन नंबर है ही नहीं भाई, 1 ही सही हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है 444/10 प्लस 404/10 प्लस 444/1000 प्लस 4/10
10,000 का मान है। क्या भाई? मान निकालिए सबका भाई। देखिए 4 प्लस 10 से 44 में भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा? 10 चौक 40, 10 चौक 40। ठीक है, अब सेम प्रोसेस अगली प्रक्रिया में करिए। भाग दे दीजिए भाई 100 से 404 में, तो इसमें आ जाएगा 4.04। उसके बाद फिर सेम प्रोसेस 444 में 1000 से भाग दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा भाई? 0.444। ठीक है, उसके बाद 10,000 से 4 में भाग देना है भाई, यहाँ पर नीचे लिख दे रहे हैं, प्लस 0.0004 आ जाएगा। अब इसके बराबर जोड़ लीजिए भाई सबको, आपका जोड़ने पर आ जाएगा 12.8844। यही आपका आंसर है भाई। ठीक है, 12.8844, ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए संख्या 9y8071 11 से विभाज्य होगी यदि y का न्यूनतम मान है। y का न्यूनतम मान क्या है भाई? 11 से विभक्त संख्याओं के अंकों में सम तथा विषम स्थान पर रहने वाले अंकों का योग का अंतर 11 का गुणज हो या फिर 0 हो, संख्या बराबर। देखिए भाई कितना है? 9 y 8071। ठीक है, देखिए इधर हो जाएगा सम संख्या। सम संख्या कौन कौन सी भाई? 9 है, 8 है, 7 सम संख्या। y 0 1 ये है भाई विषम संख्या। ठीक है, विषम अंक। अब देखिए, अब हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 9 + 8 + 7 एक ब्रैकेट में माइनस y + 0 + 1 एक ब्रैकेट में। ठीक है, अब जोड़ लीजिए 9 8 7 17 17 3 20 4 24। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 24 माइनस y + 1। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए आगे देखते हैं। अब 24 माइनस y + 1 था ना, उसके बाद हो जाएगा 24 माइनस 1 + 1। अब 24 माइनस 2 बराबर 22 के, जो 11 का गुणज है, यानी y बराबर 1 रखने पर संख्या 11 से विभाज्य होगी। ओके, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। फर्स्ट बोल रहे हैं भाई, बी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आंकड़ों 6 3 9 5 1 2 3 6 5 1 3 के माध्य बहुलक और माध्यक का योग है। क्या भाई? चलिए निकालते हैं। देखिए पहले माध्य निकालते हैं भाई। देखिए माध्य बराबर क्या होता है?
कुल संख्याओं का योग, ठीक है। 6 + 3 + 9 + 5 + 1 + 2 + 3 + 6 + 5 + 1 + 3 पूरे के बटे कितनी संख्याएं भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक। 11 है तो पूरे के बटे 11, कुल संख्याओं का योग बटे संख्या, ठीक है। कुल संख्याओं का योग कर लीजिए, उसके बाद कितनी संख्याएं हैं उतनी संख्या बटे में नीचे लिख दीजिए, ठीक है। तो इसका योग करिए भाई, कितना हो जाएगा? आपका आ जाएगा 44/11, ठीक है। इन सबको जोड़ने पर 6 + 3 + 9 + 5 + 1 + 2 + 3 + 6 + 5 + 1 + 3, इनको जोड़ने के बाद 44 आएगा। 44/11, 11 से भाग दे देंगे, 11 चौक 44। माध्य कितना आ गया भाई? 4 आ गया माध्य। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं, अगला स्टेप, ठीक है। आपको माध्य पता चल गया ना? एक मिनट भाई, माध्य बराबर 4, ठीक है, ये आपको पता हो गया। अब माध्यिका निकालना है। माध्यिका निकालने से पहले हमको आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखना होगा। तो आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखते हैं भाई। देखिए 1 1 2 3 3 3 5 5 6 6 9, ठीक है, आरोही क्रम में हो गया। अब क्या करेंगे? माध्यिका बराबर कुल पदों की संख्या, ठीक है, कुल पदों की संख्या +1/2, ठीक है। कुल पदों की संख्या कितनी भाई? 11 है, 11 पद हैं। 11 + 1/2, ठीक है। 11 + 1 बराबर 12/2 हो जाएगा। 2 छक्का 12, ठीक, 6 आ गया। अब 6ठवें स्थान पर 6ठवां पद है भाई, 6ठवां पद। तो 1 2 3 4 5 6, 6ठवां पद कौन है? 3 है। तो माध्यिका आपका निकल कर आ जाएगा 3, ठीक है। और माध्यिका निकालने का एक और तरीका है कि मतलब अगर विषम संख्या है तो आप काउंट कर लीजिए। 11 है तो 5 इधर से निकाल दीजिए, 5 इधर से निकाल दीजिए, 5 इधर से निकाल दीजिए, बचा 1, माध्यिका हो जाएगा, ठीक है, 3। अब क्या करना है? माध्यिका तो निकल गई, माध्य 4 आ गया, माध्यिका 3 आ गई। अब बहुलक भी 3 होगा कि क्योंकि मतलब किस संख्या का आवृत्ति अधिक बार हुआ है वही बहुलक होता है। मतलब जो संख्या बार बार आई हो वही बहुलक है। तो 3 जो है 3 बार आई है, सबसे ज़्यादा बार आई है, तो बहुलक भी 3 हो जाएगा। तो आगे देखते हैं अगला स्टेप। देखिए आपका हो जाएगा माध्य प्लस बहुलक, माध्य प्लस बहुलक प्लस माध्यिका, ठीक है। माध्य प्लस बहुलक प्लस माध्यिका। तो माध्य कितना है भाई? 4 है। बहुलक कितना है? 3 है, ठीक है। बहुलक 3 है प्लस माध्यिका कितना है भाई? माध्यिका भी 3 है। तो 3 3 6 4 10 आ गया। यही आपका आंसर है, ठीक है।
देखिए ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। देखिए, विभिन्न पर्चियों पर 4 से 15 तक प्राकृतिक संख्याएं लिखी हुई हैं। एक पर्ची पर एक संख्या उस एक बक्से में डालकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। बक्से के अंदर से बिना देखे रेनू एक पर्ची निकालती है। इस पर्ची पर अभाज्य संख्या लिखे होने की प्रायिकता है। क्या होगी भाई? लिखे होने की प्रायिकता क्या होगी बताइए। देखिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। पर्ची पर अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या क्या होगी? 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। ठीक है, कुल 4 अभाज्य संख्या हैं। कुल संख्या 4, ठीक है, कुल संख्या 4। ओके, जो अभाज्य हैं। अब 4 अभाज्य संख्या से एक अभाज्य संख्या चुनने का तरीका। 4 अभाज्य संख्या से एक अभाज्य संख्या चुनने का तरीका क्या है भाई? 4C1। ठीक है, अब कुल अंकों में एक अंक चुनने का तरीका। कुल अंकों में एक अंक चुनने का तरीका 12 × C1। ठीक है, ये हो गया। अब एक अभाज्य आने की प्रायिकता। एक अभाज्य आने की प्रायिकता निकालना है भाई। तो कुल अभाज्य तो आपका आ जाएगा 4/12 बराबर 4 का 9 4, 4 3 12, 1/3। यही आपका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा 3 वर्षों के पश्चात 4818 यानी 4818 और 6 वर्षों के पश्चात 7227 हो जाती है। तो वह धनराशि है क्या है भाई? चलिए देखते हैं। देखिए, मिश्र धन बराबर मूलधन, मिश्र धन बराबर मूलधन 1 + R/100 का होल पावर n। अब माना मूलधन बराबर x, मूलधन बराबर x के। अब देखिए 4818 बराबर मूलधन x है। x 1 + R/100, R/100 की पावर 3। 3 वर्ष है ना भाई, तो पावर 3 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा ये। ठीक है, समीकरण नंबर फर्स्ट। आगे देखते हैं। देखिए, दूसरा है 7227 बराबर x × 1 + R, 1 + R/100 की पावर जो है 6 वर्ष के लिए ना भाई। 6 वर्ष के पश्चात 7227 हो जाती है, तो पावर 6 हो गया। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ओके, अब समीकरण 1 व 2 में, ठीक है, समीकरण 1 के वर्ग में समीकरण 2 का भाग करने पर,
ठीक है। तो 1 के वर्ग, समीकरण 1 के वर्ग में, तो 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 48 18, ठीक है। 48 18 इंटू 48 18 अपान 72 27, ठीक है। 72 27 बराबर x के। इतना हो गया ना, इतना समझ में आया। अब इसके बाद ना काट दीजिए, काट पीट दीजिए और आ जाएगा आपका x बराबर 32 12, यही आपका आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। काटने पीटने के बाद आपका 32 12 ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, यदि कागज की 18 सीटों पर, ठीक, यदि कागज की 18 सीटों का भार 50 ग्राम है तो उसी कागज की कितनी सीटों का भार 3 सही 3/4 किलोग्राम होगा। बताइए भाई। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। देखिए, 18 सीटों का भार बराबर, 18 सीटों का भार बराबर 50 ग्राम, ठीक है। 18 सीटों का भार बराबर 50 ग्राम, तो एक सीट का भार बराबर, एक सीट का भार बराबर 50/18, ठीक, 50/18। अब ग्राम को, ये ग्राम है ना, ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा। देखिए आगे, देखिए 50 गुणे 50 अपन 18 गुणे 1000, ओके, 1000 किलोग्राम है। अब काट पीट दीजिए भाई, आपका आ जाएगा 1/36 किलोग्राम, ओके। अब 1/36 किलोग्राम में सीटों की संख्या बराबर 1/36 360, ठीक है। 360 किलो में सीटों की संख्या, सीटों की संख्या बराबर, सीटों की संख्या बराबर 1, ओके। अब सीटों की संख्या बराबर 1 हो गया। देखिए, एक मिनट भाई, 3 सही 3/4, ठीक है। 3 सही 3/4 किलोग्राम में सीटों की संख्या बराबर, सीटों की संख्या बराबर 360 गुणे 15/4, ठीक है। 15/4 कहाँ से आया, 4 3 12 3, 15/4 आया, ठीक है। अब 4 9 36, तो आ जाएगा आपका 90 × 15, तो 15 का 9 में गुणा हो जाएगा, आ जाएगा आपका 1350, ठीक है। 1350 ही आपका आंसर है भाई। ऑप्शन नंबर 20 सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि 3x - 2/3 प्लस 2x + 3/2 बराबर x + 7/6 है तो 5x - 2/4 का मान है क्या भाई। चलिए निकालते हैं। देखिए,
सॉल्व करने के लिए स्पेस चाहिए ना भाई। देखिए क्या है, 3x माइनस 2/3 प्लस 2x प्लस 3/2 बराबर x प्लस 7/6। ठीक है, x प्लस 7/6। अब क्या होगा बताइए भाई। अब आपका हो जाएगा 6x माइनस 2 दूना 4 प्लस 3 दूना 6x प्लस 3 त्रिका 9/6। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है भाई ना, कहाँ से आया, गुणा हो गया भाई। ओके, अब उसके बाद फिर देखिए देखिए 6x प्लस 7/6 यहाँ से हुआ बटे 1 करके गुणा कर लीजिए, 6x प्लस 7/6। ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद देखिए 6x प्लस 6x, 6x प्लस 6x प्लस 5 बराबर 6x प्लस 7। ओके, घट जाएगा भाई, 5 4 9, 9 में से 4 घट जाएगा तो 5 ही बचेगा ना, और 6x उतर गया। समझ रहे हैं ना आप हमारी बात को। देखिए 6x प्लस 6x और -4 में से माइनस बोल रहे हैं, 9 में से -4 घट जाएगा तो बचेगा 5 ना, और बराबर में 6x प्लस 7। ओके, आगे देखते हैं। देखिए उसके बाद फिर है अगला स्टेप है, कितना हो गया था भाई, 6x प्लस 5 बराबर 6x प्लस 7, इतना था। अब आगे हो जाएगा आपका 6x बराबर 2 के, हो जाएगा ना, 6x बराबर 2 के। रे भाई 6 से 6 कट जाएगा, 5 उधर जाएगा, घट जाएगा, 5 में से 7 में से 5 चला जाएगा, 2 बचेगा, तो 6x बराबर 2 के, तो x बराबर 2/6 के, 2 1 2, 2 3 6, आपका बराबर 1/3 आ गया। अब इसके बाद देखिए, तब 5x माइनस 2/4, आप लोग हमारे साथ ही नोट करते हुए चलिएगा, बराबर 5 गुणे 1/3। ठीक है, 1/3 माइनस 2/4, इतना आ गया। अरे भाई x का मान है 1/3। ओके, इतना हो गया। अब देखिए सिर्फ x का मान ही रखे तो है, देखिए 5x माइनस 2/4 बराबर 5x लिख दिए। यहाँ पर x के स्थान पर x का मान कितना आया, 1/3 आया, 1/3 लिख दिए, -2 है, -2 लिख दिया, 4 है, 4 लिख दिए। अब देखिए, अब आपका हो जाएगा 5 का नम 5, 5 का नम 5, 3 दूना 6, -6/3/4। ठीक है, तो 3 नीचे आ जाएगा भाई, 3 नीचे आ जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो देखिए 5 में से 6 घटेगा, मतलब जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाई जाती है तो माइनस लगता है भाई। तो देखिए यहाँ पर -1 आ जाएगा अपान, ये 3 जो है 4 की तरफ जाएगा तो गुणे में बदल जाएगा, तो 4 तिहाई 12,
ठीक है, -1/12, ठीक है भाई। माइनस यहाँ पर नहीं रहेगा भाई, यहाँ रहेगा, ठीक है। -1/12 यही आपका आंसर है। कहाँ भाई, यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए भारी भरकम क्वेश्चन आ गया भाई। ये सब आसान क्वेश्चन है, लेकिन समय बर्बाद करने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं भाई, फिर भी क्या ही किया जाए। देखिए, एक मिनट, पहले सवाल ही नहीं पढ़े, सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए भाई। देखिए, यदि 4x² + 12xy - 8x + 9y² - 12y बराबर है ax + by, एक ब्रैकेट में ax + by - 4 है, तब a² + b² का मान है। क्या होगा भाई, a² + b² का मान क्या होगा बताइए। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग हमारे साथ नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। देखिए 4x² + 12xy - 8x + 9x², x नहीं है भाई, y है, 9y² - 12y बराबर के आगे यहाँ पर लिखते हैं भाई, स्पेस ही नहीं है। देखिए बराबर है ax + by, एक ब्रैकेट में ax + by - 4। ओके, इतना हो गया। अब सॉल्व करते हैं भाई इसे। देखिए 4x² + 12xy, ठीक है, + 12xy - 8x + 9y² - 12y बराबर a² x² + abxy, ठीक है, abxy ठीक है, a² + b² + abxy समझ लीजिएगा भाई, प्लस b² y² माइनस 4ax - 4by। ओके, अब देखिए इसके बाद समीकरण में x² व y², ठीक है, x² व y² गुणकों की तुलना करने पर, ठीक है, गुणकों की तुलना करने पर a² बराबर 4k, b² बराबर 9k, ठीक है, a² बराबर कितना है, 9 है ना, a² बराबर 4 भाई, b² बराबर 9। ओके, अब क्या होगा, a² + b² बराबर 4 + 9, यही होगा ना, बराबर 13 के। यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, a² + b² बराबर 4 + 9 बराबर 13 के, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए फिर से वही क्वेश्चन भाई, क्या ही बताएं। देखिए 5x + 2 और 2x² - 3x + 5 के गुणनफल में x² और x के गुणांकों का योग निकालिए भाई। देखिए कितना है, 5x + 2, ठीक है, 5x + 2 और 2x² - 3x + 5, इतना है ना,
अब देखिए 10x स्क्वायर 10x क्यूब है भाई, 10x क्यूब, ठीक है। अरे भाई 5 दूनी 10 गुणा हो गया ना, 5x का 2x स्क्वायर में गुणा हो गया, 5 दूनी 10x क्या थे क्यूब, प्लस 2 का गुणा हो गया 2x स्क्वायर में तो 4x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 5 तिहाई 15x स्क्वायर माइनस 2 तिहाई 6x प्लस 5 25x प्लस 2 पंचे 10, ठीक है। गुणा हो गया भाई, समझ रहे हैं ना आप। अब इसके बाद देखिए आगे, देखिए 10x की पावर क्यूब माइनस 11 कहाँ से आया, घट गया भाई, ठीक है। तो 11x स्क्वायर प्लस 19 प्लस, एक मिनट भाई, 19x प्लस 10 बराबर 0 के, ओके। अब क्या होगा, इसके बाद देखिए आगे, समझ में आ रहा है भाई ना। देखिए 15 में से 4x स्क्वायर घट गया तो 11 आ गया, और 25 में से माइनस 6x घट गया तो 19 आ गया, ठीक है, और 10 पहले से था ही। अब देखिए आगे देखते हैं, देखिए अब x स्क्वायर का गुणांक बराबर -11 के, ठीक है, और x गुणांक बराबर 19 के। अब दोनों का योग पूछा है, देखिए दोनों का योग बराबर 19 माइनस 11 बराबर 8 के, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया भाई, 8, ओके। देखिए आगे देखते हैं, देखिए अब सब भारी भरकम क्वेश्चन, समय बर्बाद करने वाले क्वेश्चन है भाई, पढ़ते हैं। किसी आयताकार बक्से का आंतरिक भाग 15 सेंटीमीटर लंबा और 12 = 1/2 सेंटीमीटर चौड़ा और इसकी ऊंचाई 7 = 1/2 सेंटीमीटर है। इस बक्से को 2 = 1/2 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों से भरा जाता है। घनों की संख्या क्या होगी भाई, चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं भाई। दिया है आयताकार बॉक्स का आंतरिक आधार की लंबाई 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और चौड़ाई 12 = 1/2 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी दिया है, कितना दिया है, 7 = 1/2 सेंटीमीटर। अब देखिए आयताकार बॉक्स बराबर आयताकार बॉक्स का आयतन, ठीक है, बॉक्स आयतन, आयताकार बॉक्स का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ओके, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयताकार बॉक्स का आयतन बराबर लंबाई कितना भाई, 15 गुणे चौड़ाई 25/2, ठीक है। अरे 12 दूनी 24, 24 से 25, 12 = 1/2 था ना भाई क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखिए आप लोग, 12 = 1/2 था, तो 12 दूनी 24, 25/2 इंटू, और दूसरा ऊंचाई कितना था भाई,
7 सही 1/2 था ना, तो 7 दूनी 14, एक 15/2, 15/2 इंटू ऊंचाई कितना था भाई, 2 सही 1/2 था ना, तो 2 सही 1/2 को हम लिख सकते हैं 2 दूना 4, एक 5/2, ठीक 5/2 लिख सकते हैं। कहाँ भाई कितना लिखोगे, यहीं तक रहेगा भाई, ठीक है। 15 इंटू 25/2 इंटू 15/2, ओके। अब देखिए आगे, घन का आयतन बराबर, घन का आयतन बराबर भुजा की क्यूब, ठीक है, भुजा का क्यूब। अब घन का आयतन कितना दिया है भाई, घनों से भरा है, घन का आयतन कितना निकल के आया था, इस बक्से को 2 सही 1/2 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों से भरा है, यही था ना। तो 2 दूना 4, एक 5/2, तो 5/2 का घन, क्वेश्चन में यही है भाई। अब घनों की संख्या बराबर, अब देखिए आगे, घनों की संख्या बराबर, घनों की संख्या बराबर आयताकार बॉक्स का आयतन, एक मिनट भाई, आयताकार बॉक्स का आयतन, ठीक है। देखिए भाई सब पूरा डिटेल नहीं लिख पा रहे हैं, जितना लिख रहे हैं उतना सुनिए और बाकी बोल तो रहे हैं, ठीक है। देखिए और सुनिए, घनों का आयतन बराबर या घनों की संख्या बराबर, सॉरी, घनों की संख्या बराबर बॉक्स का आयतन अपान घन का आयतन, घन का आयतन, ओके। देखिए अब यहाँ पर 15 गुणे, एक मिनट भाई, 25/2 गुणे 15/2 अपान 5/2 इंटू 5/2 इंटू 5/2, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए अब क्या करना है, आगे देखिए कितना था भाई, 15 इंटू 25/2 इंटू 15/2 पूरे का बटे 5/2 इंटू 5/2 इंटू 5/2, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए आगे, देखिए 15 गुणे 25 गुणे 15 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, ये नीचे वाला 2 2 जो है भाई वो ऊपर चला जाएगा। अब इसके पूरे के बटे, तो 2 गुणे 2 गुणे ये 5 जो है नीचे की तरफ ही रह जाएगा, तो 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 3 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2, ठीक है, बराबर के इसके बराबर जो है 15 गुणे 6 हो जाएगा, और 15 छक्का 90, 90 आपका आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है, 90, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी समलंब चतुर्भुज का परिमाप 58 सेंटीमीटर है,
और इसकी समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग 20 सेंटीमीटर है। यदि इसका क्षेत्रफल 152 सेंटीमीटर हो तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी सेंटीमीटर में है। कितनी है भाई? चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। दिया है समलंब का परिमाप, ठीक, समलंब का परिमाप दिया है। समलंब का समलंब परिमाप भाई, एक मिनट, समलंब परिमाप बराबर 58, ठीक है, समलंब परिमाप बराबर 58 और समांतर भुजाओं का योग बराबर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग बराबर 20 सेंटीमीटर। ओके, और आगे समांतर भुजाओं का योग, अब क्या होगा? समांतर भुजाओं का योग बराबर, देखिए, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग बराबर समांतर भुजाओं का योग बराबर, देखिए, 58 माइनस 20 बराबर 38 सेंटीमीटर, ठीक है। माना समांतर भुजाओं के बीच की दूरी बराबर d है, ठीक है, माना समांतर भुजाओं के बीच की दूरी d है। समलंब का क्षेत्रफल बराबर, समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू समांतर एक मिनट भाई, समांतर समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, ठीक, समांतर भुजाओं का योग, हम बोल रहे हैं भाई, सब कुछ लिख नहीं रहे हैं, आप लोग लिखते हुए चलिएगा। समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी, ठीक है, उनके बीच की दूरी लगाइए भाई। समलंब का क्षेत्रफल कितना था? 152, ठीक है, याद है ना, समलंब का क्षेत्रफल 152 बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग कितना भाई? 38 गुणे बीच की दूरी d है, d। अब देखिए d बराबर 152 इंटू 2/38, ठीक है, काट पीट दीजिए भाई, आपका 8 सेंटीमीटर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना सही है भाई? ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए भाई, काट हम इसलिए नहीं रहे हैं, जैसे मतलब न्यूमेरिकल में जो काटने की बात आती है, सोचते हैं कि काटने में ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे तो वीडियो का ड्यूरेशन ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। आप लोग तो इतना कॉमन जो है, कॉमन सवाल या कॉमन क्वेश्चन आप कर सकते हैं, उतना काटने पीटने वाला सिस्टम जो है आप लोग कर सकते हैं भाई, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए, किसी सम उत्तल बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप 156 डिग्री है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या है, कितना है भाई बताइए? बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितना है?
बहुभुज का अंतः कोण बहुभुज का अंतः कोण बराबर 156 डिग्री। माना बहुभुज के भुजाओं की संख्या बराबर, माना बहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर, भुजाओं की संख्या बराबर x। तब देखिए 2n - 4 × 90 डिग्री अपान n बराबर 156 के जानते हैं आप लोग। अब 2 × 18 180 n माइनस 9 × 36 360 डिग्री बराबर 156 n के। ओके, अब देखिए आगे यहाँ पर देखते हैं भाई, यहाँ पर स्पेस है, देखिए उसके बाद 24 n माइनस 24 n है भाई, क्या ही बताएं, 24 n बराबर 360। ओके, 24 n बराबर 360, तो n बराबर 15 आ जाएगा। ठीक है, n बराबर 15 आ जाएगा भाई। 360/24 हो जाएगा तो भाग दे देंगे आप, आपका निकल कर आ जाएगा 15। 360 में 24 से भाग दे दीजिए, आराम से आ जाएगा 15। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, 15। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, यदि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या n है तो इसकी सममित रेखाओं की संख्या बराबर है, किसके बराबर है भाई, n के, n/2 के, n² 2n। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, n की। ठीक है, किसी समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या तथा उसके सममित भुजाओं की संख्या n के बराबर होती है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, किसी त्रिभुज की भुजाएं 6.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है, जहां x एक धनात्मक संख्या है। निम्न में से x का न्यूनतम संभव मान क्या है, बताइए भाई। न्यूनतम संभव मान क्या है भाई। किसी त्रिभुज में दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, किसी त्रिभुज में दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर x + 6 इस 6.5 है भाई। ठीक है, x + 6.5 इज़ ग्रेटर देन 10 के। ठीक है, अब x इज़ ग्रेटर देन 3.5 के, अतः x बराबर 4 के। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, किसी त्रिभुज की भुजाएं, ये तो हो गया भाई, आगे देखते हैं। देखिए, छाया ने दी गई परिमेय संख्या को इस प्रकार हल किया, -25/-30 बराबर -5/6। इस प्रकार की त्रुटि को माना जा सकता है। क्या माना जा सकता है भाई, समस्या को ठीक से ना समझने के कारण त्रुटि, या फिर लापरवाही त्रुटि, या फिर संकल्पनात्मक त्रुटि, या फिर प्रक्रमण परक त्रुटि। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, संकल्पनात्मक त्रुटि। ठीक है, -25/-30 बराबर -5/6। इस प्रकार की त्रुटि से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि
विद्यार्थी में संकल्पनात्मक यानी वैचारिक समझ सूझबूझ की कमी है। यह एक संकल्पनात्मक त्रुटि का उदाहरण है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों के प्रबंधन का केंद्र होता है। क्या होता है भाई? आंकड़ों को एकत्रित करने की तकनीक, आंकड़ों का संग्रह, संगठन और प्रस्तुति, आंकड़ों का केवल प्रस्तुतिकरण या फिर आंकड़ों का केवल संगठन। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, आंकड़ों का संग्रह, संगठन और प्रस्तुतिकरण। ठीक है, आंकड़ों का संग्रह, संगठन और प्रस्तुतिकरण उच्च प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों के प्रबंधन का केंद्र होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, गणित में समस्या के समाधान का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका नहीं है? रट लेना, परीक्षण और त्रुटि विधि, चित्रांकन या फिर अंत से आरंभ की ओर हल करना। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, परीक्षण और त्रुटि विधि, चित्रांकन, प्रश्नों को अंत से प्रारंभ की ओर हल करना, ये सभी गणित में समस्या समाधान के तरीके हैं। ठीक है, परीक्षण और त्रुटि विधि, चित्रांकन, प्रश्नों को अंत से प्रारंभ की ओर हल करना, ये सभी गणित के समस्या के समाधान के तरीके हैं। जबकि रटना गणित में समस्या समाधान का तरीका नहीं है, क्योंकि गणित एक तार्किक विषय है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पियाजे के अनुसार जब बालक औपचारिक परिचालन स्तर पर होता है तो परिचय देने का उपयुक्त समय है रेखा गणित, अनुपात, समानुपात, आंकड़ों का प्रबंधन, संख्याएं। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, अनुपात, समानुपात। ठीक है, पियाजे के अनुसार जब बालक औपचारिक परिचालन स्तर पर होता है तो परिचय देने का उपयुक्त समय है अनुपात और समानुपात। ठीक है, क्योंकि इस स्तर पर बालक में सोचने की, तर्क, चिंतन, विश्लेषण करने की क्षमता का विकास हो जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारी भरकम क्वेश्चन आ गया भाई। कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक में दी गई निम्नलिखित समस्या को पढ़िए। एक मानचित्र दिया गया है जिसमें पैमाना 20 सेंटीमीटर बराबर 1000 किलोमीटर। यदि मानचित्र में दो स्थान 2.2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं तो उनके बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी? वह समस्या है। क्या समस्या है भाई? देखिए, समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाने की या फिर अंतर विषयी प्रकृति की या फिर अनुसंधानात्मक प्रकृति या फिर उच्च स्तरीय चिंतन कौशल पर आधारित। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, अंतर विषयिक प्रकृति। ठीक है, कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक में दी गई उपयुक्त समस्या एक अंतर विषयिक प्रकृति है, क्योंकि यह गणित विषय की समस्या है। ओके, तो दोस्तों, ये तो थे गणित के 30 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका 30 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ, और आप हमारे साथ ऐसे बने ही रहिए। आपके सीटेट के एग्ज़ाम तक हमारा साथ रहेगा। ठीक है, सीटेट के एग्ज़ाम के बाद भी साथ रहेगा, लेकिन आप लोगों से उम्मीद यही करते हैं कि आप लोग सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर करके आएंगे। ठीक है, और हम आपके लिए पूरी तरह कोशिश करेंगे भाई। 2011 से लेकर 2024 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, जितने भी सीटेट के क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो पिछले सालों में पूछे गए सीटेट के क्वेश्चन हैं, सभी को सॉल्व कराएंगे और उसका डिटेल सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो सॉल्व कराएंगे ही, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ उसको जो है डिटेल से एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। ठीक है,
तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।